प्यारे बच्चों, आपका पीसी टॉप क्लासेस में स्वागत है। हैप्पी न्यू ईयर, नया साल सबको मुबारक हो। आज आपके लिए मैं फिर बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए। अगर इन 20 प्रश्नों को आप ध्यान से देखते हैं तो मैं आपकी गारंटी लेता हूं कि इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे, क्योंकि ये सब मॉडल पेपर ही आए हुए हैं। ये प्रश्न कहीं न कहीं कभी न कभी पिछले बार तो सब आए हैं और इसके पहले भी हर पेपर में आते रहे हैं। तो आज आपके लिए मैं एसएसटी के ये सेट नंबर 5 2023 के जब भी पेपर कोड है 20 क्वेश्चन है, जिसमें से जो थोड़ा से कठिन है उनको मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। जो थोड़ा इजी है, जिन्हें आप अच्छे से अपने ऐसे ही समझ सकते हो, उसको मैंने इसके कॉपी के द्वारा ही समझा दिया हूँ। इसके द्वारा आपको ऑप्शन दूंगा और आपको बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। आप केवल इस वीडियो के 1 से 2 बार देख लीजिएगा, आपको ये पूरे प्रश्न याद हो जाएंगे। और अगर ये याद हो गए तो आपके 4 से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस प्रकार से अगर 10 मॉडल पेपर आप निकाल लिया तो आपका बहुविकल्पी तो 20 क्वेश्चन तैयार ही हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपके लघु और दीर्घ में भी काफ़ी मदद मिल जाएगी, क्योंकि उसमें भी हेडिंग और बिंदुओं के लिए जगह होती है जिन्हें लिखना पड़ता है, इन्हीं के द्वारा उसको लिखा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? इससे पहले इसका पहला क्वेश्चन है, जो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? सबको पता होगा फ्रांस की क्रांति। इसके पहले वाले वीडियो में, क्या 1 से 2 वीडियो में ये शब्द आ चुके हैं और ये बार बार प्रश्न आता है। मैंने जितने पेपर में देखा है सब में ये आ रहा है। तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। 1779, 1789, 1780, 1799। तो कब हुई है बच्चों? 1789। कब हुई है? 1789। दूसरा क्वेश्चन इसमें है, नेपोलियन संबंधित था। नेपोलियन संबंधित था, तो नेपोलियन किस किस देश से संबंधित था? फ्रांस से था, या फिर जर्मनी से था, या इटली से था, या फिर इनमें से किसी में से नहीं। तो आप लोगों को बताना है फ्रांस, जर्मनी या इटली। तो जो नेपोलियन था वो आपके फ्रांस से संबंधित था। कहाँ से संबंधित था? फ्रांस से संबंधित था। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? जलियांवाला बाग की घटना कब हुई? तो जलियांवाला बाग की घटना आपके ऑप्शन सुनिए। 8 अप्रैल 1919। देखो 1919 तो आपको पता है, लेकिन अब अप्रैल मई क्या है ये बताना है। 8 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 25 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला घटना कब हुआ है? आपका हुआ है 13 अप्रैल 1919। कब हुआ है? 13 अप्रैल 1919। चौथा क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? वंदे मातरम गीत के लेखक ऑप्शन सुनिए। बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, शरत चंद्र चटर्जी, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो बच्चों बताओ कौन है इसमें से? बंकिम चंद्र चटर्जी, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, या शरत चंद्र चटर्जी, या अवनींद्रनाथ टैगोर। तो कौन है वंदे मातरम के लेखक? वंदे मातरम के लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो यहाँ आपको लिखना है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम गीत के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन आपकी इसमें दूसरा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन सुनिए ध्यान से। 1940, 1940, 1942, 1942, 1945, 1944। अब आपको बताना है 40 है कि 42 है कि 45 है कि 44 है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। 1944 ईस्वी में। 1944 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी।
अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, मतलब जो संघीय शासन प्रणाली है उसमें शक्तियों का विभाजन कैसे होता है। ऑप्शन सुनिए ध्यान से। केंद्र एवं राज्यों के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य, या फिर एक राज्य और अन्य राज्यों के मध्य, मतलब राज्य राज्य के मध्य, या केंद्र राज्य के मध्य, विधायिका या एवं कार्यपालिका के मध्य, विधायिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो संघीय शासन प्रणाली में जो शक्तियों का विभाजन होता है वो ध्यान से सुनिए बच्चों, एक केंद्र होता है और दूसरा राज्य होता है। केंद्र और राज्य के मध्य इसका बंटवारा हुआ होता है। तो आपको इसको लिखना है केंद्र और एवं राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों के मध्य। तो संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन जो होता है वो केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। किसके किसके मध्य होता है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? मतलब भारत में जो पंचायती राज है, पंचायत की जो राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? ध्यान से ऑप्शन सुनिए प्यारे बच्चों। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980। कब है? 1980, 1990, 1942, 2004। 1980, 1990, 1992, 1992, 2004। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, इस ऑप्शन में एक टिक सही है, वो बताना है आपको। 1990, 1980, 1992, 2004। 1992 और 2004। तो कौन सा सही है? 1992। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 1992 में हुई थी। निम्नलिखित में से क्या भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती है? अब आपके सामने ऑप्शन है कि भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख जो चुनौती है वो कौन कौन सी है या किससे है। मतलब भारत का जो लोकतंत्र है उसके सामने एक चुनौती है संभालने की, देखरेख करने की, देखने की। तो किसकी किसकी है? ध्यान से ऑप्शन सुनिए। क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रों में जो असंतुलन फैला हुआ है, सामाजिक तनाव व हिंसा, सामाजिक तनाव व हिंसा, दल बदल, उपर्युक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? क्षेत्रीय असंतुलन। तो प्यारे बच्चों, भारतीय लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है कि क्षेत्रों का जो असंतुलन है, क्षेत्रों का जो असंतुलन है। सामाजिक तनाव व हिंसा, समाज में जो तनाव है, हिंसा है, ये भी एक चुनौती है। दल बदल, जो दल इधर से उधर, उधर से इधर बदल रहा है, वो भी एक चुनौती है। तो इस तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें आपका तीनों सही है। क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन, सामाजिक तनाव व हिंसा, सामाजिक तनाव व हिंसा, इसके बाद दल बदल, दल बदल। तो ये सभी तीनों इसकी एक चुनौती है, लोकतंत्र के सम्मुख एक बड़ी चुनौती है कि इनको सबको देखकर लोकतंत्र काम करे। उसके बाद है लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? जो आपका लौह अयस्क है वो किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है या इनमें से कोई नहीं है? ध्यान दीजिए, ऑप्शन बोलता हूं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय योग्य, प्रवाह, जैव, अनवीकरणीय योग्य। तो कौन सा है प्यारे बच्चों? लौह अयस्क जो संसाधन है वो नवीकरणीय, दोबारा इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता खत्म होने के बाद, ये अनवीकरण योग्य है। कैसा संसाधन है? अनवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य।
तो ये जो संसाधन है लौह अयस्क एक अनवीकरण योग्य संसाधन है। किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन है आपका, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? जो मोनाजाइट एक रेत होती है, मोनाजाइट रेत है, मोनाजाइट रेत में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? तो ऑप्शन ध्यान से सुनिए प्यारे बच्चों। खनिज तेल, ऑप्शन ए है खनिज तेल, बी यूरेनियम, यूरेनियम, सी थोरियम, सी थोरियम, डी कोयला। फिर से सुनिए ध्यान से, खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो मोनाजाइट रेत में जो खनिज पाया जाता है उसका नाम है थोरियम। क्या नाम है बच्चों? थोरियम। याद रखना, मोनाजाइट रेत में जो खनिज पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम पाया जाता है। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मोनाजाइट रेत में थोरियम खनिज पाया जाता है। तो आपको थोरियम पे टिक करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के विभाजन का आधार है। मतलब जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक हैं, आपने सुना होगा सार्वजनिक क्षेत्रक और निजी क्षेत्रक के बारे में, उनका जो विभाजन हुआ है, अलगाव हुआ है, अलग अलग किया गया है, दो क्षेत्रक बनाए गए हैं। वैसे एक तो 3 क्षेत्रक है आपके, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इसके साथ 2 क्षेत्रक अलग है, ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक, इसका भी विभाजन हुआ है। तो ये जो आर्थिक विभाजन हुआ है वो किस आधार पर हुआ है? ऑप्शन ध्यान से सुनिए। ऑप्शन है आपके पास रोजगार की शर्तें, क्या है? रोजगार की शर्तें, मतलब रोजगार की शर्त पर, या फिर आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति। सी नंबर है उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व, और डी नंबर है उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या। तो इसमें से क्या सही है बच्चों? रोजगार की शर्तें, या फिर आर्थिक गतिविधि की प्रकृति, या उद्यमों का स्वामित्व। उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों मतलब जो उद्यमी है, जो कंपनियां चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, उद्योग धंधे कर रहे हैं, उनकी जो स्वामित्व है, मलकाना है, उनके आधार पर, या फिर उद्यमों में नियोजित श्रमिकों की संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर तो हो नहीं सकता, रोजगार की शर्त भी नहीं है इसमें, आर्थिक गतिविधि भी निश्चित नहीं है। इसमें आपका ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी, उद्यमों का स्वामित्व। क्या सही है? उद्यमों का स्वामित्व, उद्यमों का स्वामित्व। क्या सही है? उद्यमों का स्वामित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो बंटवारा हुआ है, विभाजन हुआ है, वो उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर हुआ है। अब कुछ ऑप्शन दूंगा आपको, फलीदार फसल बताना है कि कौन सी एक फलीदार फसल है जिसमें एक फल की तरह लगता है, मतलब फल जैसे माना जाता है। तो फलीदार फसल, जिसको आप लोग एक प्रकार से छीमी के रूप में भी बोलते हो, तो कौन सी एक फलीदार फसल है आपको बताना है। ध्यान से सुनिए, दालें, मोटे अनाज, ज्वार, चावल। दालें हैं, जो दालें आपकी पाई जाती हैं, जैसे अरहर के, मूंग, उड़द, इस प्रकार के, या फिर मोटे अनाज हैं, ज्वार है, या चावल है। तो कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन सही है ए, दालें। जो कौन सी फसल एक फलीदार फसल है? तो जो दालें होती हैं, क्या होती हैं? दालें होती हैं, वो एक फलीदार फसल मानी जाती है। कैसी फसल होती है? फलीदार फसल होती है जो दालें होती हैं। इसके बाद अगला लास्ट क्वेश्चन है इसमें का जो लिखा हुआ है। इसके बाद जो आपका 20 में से कुछ बचे हुए हैं, शुरू में कुछ करा दिए गए हैं 3-4, और कुछ बचे हुए हैं तो उसको भी आपके ओरल में करा देते हैं। स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं। मतलब जो सरकार के द्वारा या संस्था के द्वारा एक स्वयं सहायता समूह बनाया जाता है, स्वयं सहायता समूह बनाया गया है, उसमें जो बचत है और ऋण है, इससे संबंधित जो निर्णय लिए जाते हैं वो किनके द्वारा लिए जाते हैं, ये बताना है। क्योंकि अगर बच्चों प्रश्न ही नहीं समझ में आएगा तो आप ऑप्शन में उत्तर नहीं ढूंढ पाओगे। तो इसलिए आपको प्रश्न बहुत अच्छे से समझ लेना है। जो स्वयं सहायता समूह है उसमें बचत और ऋण से संबंधित जो निर्णय है वो किसके द्वारा लिए जाते हैं। ऑप्शन ध्यान से सुनिए, बैंकों द्वारा, किसके द्वारा? बैंकों द्वारा, सदस्यों द्वारा, गैर सरकारी संस्था द्वारा, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका जो स्वयं सहायता समूह बनाया गया है उसमें गैर सरकारी संस्था का द्वारा तो लिया ही नहीं जाता, बैंकों द्वारा भी नहीं लिया जाता, उसमें लिया जाता है सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों द्वारा, सदस्यों द्वारा। मतलब स्वयं सहायता समूहों में बचत और ऋण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों द्वारा। किसके द्वारा लिए जाते हैं? सदस्यों द्वारा लिए जाते हैं। सदस्य ही उसके बचत का निर्णय लेते हैं और ऋण संबंधित जो ज़्यादातर अधिकतर मामले होते हैं उनका निर्णय लेते हैं। तो ये आपके मुख्य क्वेश्चन हो गए हैं। अब और कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उनको ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन में बताए दे रहा हूँ। अगला है आपका, भारत में कितने संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश? संघ राज्य क्षेत्र का मतलब है केंद्र शासित प्रदेश हैं। 6, 7, 8 या फिर 9? कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? 6 की 7 की 8 की 9? तो इसका ऑप्शन सही होगा 8। कितने हैं? 8 हैं। आपके भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है, वियना की संधि, वियना की संधि, वियना की संधि कब हुई थी? वियना की संधि कब हुई थी? 1814, 1815, 1816, 1817? तो बच्चों बताओ, आप 1814 में हुई थी कि 1815 में कि 1816 में कि 1817 में? तो वियना की जो संधि हुई है वो 1815 में हुई है। कब हुई है? 1815 में हुई है। अगला इसके बाद क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? देखो 3 पेपर करा चुका हूं बेटा, और 3 पेपर में ये तीनों में आ चुका है काली मृदा। काली मृदा मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड? तो आपके समझ में आ गया होगा, आपको याद आ गया होगा कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जो काली मृदा है वो मुख्य रूप से सबसे अधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है। कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार, बाहरी व्यापार, बाहरी व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्थानीय व्यापार? तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? आंतरिक व्यापार है कि बाहरी व्यापार है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है कि स्थानीय व्यापार है? मतलब समझो, कौन सा शब्द 2 या अधिक देशों के व्यापार को, मतलब 2 देश या 2 से अधिक देश जब व्यापार करते हैं तो उस व्यापार को क्या कहते हैं? वह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। कैसा व्यापार होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन आपका सी सही है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्यतः किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? किसी देश का विकास जो है वो किस आधार पर निश्चित किया जा सकता है या निर्धारित किया जा सकता है? ऑप्शन सुनिए ध्यान से। प्रति व्यक्ति आय, वह उस देश की प्रति व्यक्ति आय पर, या फिर औसत साक्षरता दर, वहाँ की औसत साक्षरता दर क्या है, मतलब पढ़े लिखे लोग कितने % है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, मतलब लोगों की स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो कितनी है, या फिर इन सभी में से? तो प्यारे बच्चों, ये तीनों सही है। किसी भी देश का विकास अगर देखना है तो प्रति व्यक्ति आय कितनी है उसकी, औसत साक्षरता दर कितनी है, लोगों की स्वास्थ्य कैसी है, स्थिति कैसी है, ये सब देखकर तब उसके विकास का पता चलता है। तो ये सभी सही है, उपर्युक्त सभी इसमें से। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से, मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? मानव विकास का जो सूचकांक सूची है उसमें हमारे आसपास के जो पड़ोसी देश है, इस जो 4 देश का नाम मैं दे रहा हूँ, इन चारों में कौन सा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है, भारत से अच्छी है? बांग्लादेश? बिल्कुल नहीं। श्रीलंका हो सकता है, नेपाल नहीं, पाकिस्तान नहीं। तो हमारे भारत से जो मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति ज़्यादा अच्छी है वो है श्रीलंका।
कौन सा देश है? श्रीलंका। श्रीलंका देश की स्थिति मानव विकास सूची में हमारे भारत देश से अच्छी है, भारत देश से अच्छी है। अगला क्वेश्चन है, एक और बचा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है? देखिए बच्चों, ये प्राकृतिक प्रक्रिया, मैंने इसको इन सबको बोर्ड में इसलिए नहीं लिखा, इसके पहले वीडियो में ये सारे प्रश्न आ चुके हैं। अब प्राकृतिक प्रक्रिया के नाम से ही आपको पता चल गया होगा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या सूचना प्रौद्योगिकी, तो किसमें आता है? ये आपका प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो प्राकृतिक प्रक्रिया का उत्पादन है वो आपका आता है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन आज तैयार हो गए हैं। अगर इसी प्रकार से 1-2 मॉडल पेपर का और करा दूंगा तो आपके आने वाले 2024 में जो एसएसटी के बहुविकल्पी 20 होंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके बिना पढ़े हो, मतलब सारे क्वेश्चन आप पढ़े होंगे। इसलिए बच्चों ध्यान से इसको 1 से 2 बार, एक बार में समझ में आ जाए तो एक बार में, ना आए तो 2 बार देख लीजिए, अगर 2 बार में ना आए तो 3 बार देख लीजिए। इससे ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतने में आपको ये रट जाएंगे। धन्यवाद।